Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। मोजो स्टोरी पर हम अपने ग्राउंड रिपोर्ट्स के ज़रिए लगातार आपको यह दिखा रहे हैं कि सेकेंड वेव में जब कोविड एकदम पीक पर था तो किस तरह से लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, बेड की कमी की वजह से कई ऐसी जानें चली गई जिन्हें बचाया जा सकता था। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद में और यह जो घर है जहां अभी हम बैठे हैं वो एक आशा वर्कर नूरमा नाज जी का है, जिनकी जान कोविड सेकेंड वेव के दौरान चली गई। इस दौरान इनके पति जो अभी हमारे साथ बैठे हैं वो लगातार उन्होंने बहुत कोशिश की इस अस्पताल से उस अस्पताल तक ऑक्सीजन के लिए, यहाँ से वहाँ भाग दौड़ लगातार, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी वो उनकी जान नहीं बचा सके और 24 अप्रैल को उनकी मौत हो गई। तो हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से, क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा और इतना करने के बाद भी कहाँ चूक हो गई। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे ये आशा वर्कर थी, आशा वर्कर काम करती थी, सर्विस करती थी। तो सर्विस जब करती थी तो उन्होंने, मैडम ने कहा कि आपको कोविड का टीका लगवाना पड़ेगा। इन्होंने उनसे कहा कि मेरे तो बाल डला हुआ है, मैं तो अभी टीका लगवा नहीं सकती, कभी बाद में परेशानी हो जाए। उन लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है, अगर आपको काम करना है तो आपको टीका ये लगवाना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर टीका लगवा लिया था। टीका लगवाया था, एक दूसरा और लगना था। टीका लगवाने के 20 या 25 दिन बाद उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी। तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो हमने जहाँ इनसे, मैंने घर पे देखा तो मैंने इनसे कहा, मैंने ये आपके काला कालापन यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कह लगे टीका लगवा के हूँ जब से हो रही है। मैंने अपनी मैडम से कही है, वो थोड़ा बढ़ते बढ़ते ना काफ़ी बढ़ गया, काफ़ी बढ़ गया मैडम, ये इतना वो हो गया। तो मैंने कहा आप अपनी मैडम को बताया, मैडम कह लगी नहीं हो जाएगा सही, ठीक है जी। उसकी वजह से इनके सांस लेने में बड़ी तकलीफ़ होने लगी। 20-25 दिन बाद ज़्यादा ही तकलीफ़ होने लगी, सांस लेने में घबराहट होने लगी। तो मैंने सोचा शायद ये हो सकता कुछ ज़्यादा बदहज़मी का खा लिया होगा, इस वजह से हो रही होगा। मैं यहाँ पे वैसे डॉक्टर के पास ले गया। उन्होंने कहा ऐसा है, इनको पंथ ले जाओ आप, इनका पंथ का इलाज चल लिया था, आप पंथ ले जाओ। हम पंथ ले गए तो उन्होंने वहाँ पे चेकअप करा तो उन्होंने कहा कि इनके दिल के ऊपर लीचड़े से, चीचड़े से क्या बोलते हैं, वो खून के वो जम गया इनके। मैंने कहा इन्होंने टीका लगवाया था और ये कालापन के ना, हाँ वो हो जाएगा, उसकी वजह से लीचड़े से बन गए, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसका सुराख बंद हो गया है, ये वाल दूसरा डलेगा नया। मैंने अभी तो हाल ही में डलवाया था हमने, कुछ साल पहले। उन्होंने कहा कुछ साल पहले डलवाया था, अब ये चीचड़े से बन गया, ये होगा तो चलो जी ऑपरेशन कर दो। उन्होंने ऑपरेशन करने के लिए कहला चलो ट्रीटमेंट वो करो, चेकअप। अब हम चेकअप की लाइन में लग गए, कभी खून टेस्ट कराने जा रहा है, कभी अल्ट्रासाउंड कराने जा रहा है, कभी कुछ कराने जा रहा है। अब कुछ ये पता नहीं चला कि कहाँ से किस तरह से कोरोना का हिसाब हमारे लग गया। उन्होंने वहाँ पर चेकअप करा, कह लें कोरोना है इनको। उन्होंने कहा पहले आप कोरोना का इलाज कराइए, फिर उसके बाद उनको ट्रीटमेंट करेंगे। तो सीधे फिर वो कोरोना के अर्बन उन्होंने भेज दिया, कोरोना के लिए। हम अर्बन ले गए थे, अर्बन के अंदर ले गए तो अर्बन में ज़रा सा मामला कुछ 19-20 हो रहे थे, ज़रा मतलब ज़्यादा देखी वाली नहीं हो रही थी। जैसे कि सुबह आ रहा है, शाम को लोग बाग डेट हो रही है जी, वो उसको देख के और वो ज़्यादा घबरा गई। एक ट्रीटमेंट नहीं मिल लिया, कोई परेशानी बहुत हो रही थी वहाँ पे। उन्होंने फिर हमको 2-3 दिन बाद फ़ोन करा, कह लगी मेरी यहाँ पे ज़्यादा ही हालत ख़राब हो रही है, मतलब समझ में नहीं आ रही है, अगर मुझे मरना होगा तो मैं अपने घर में ही मरूँगी, फिर अगर मुझे मौत आनी होगी तो आप मुझे यहाँ से छुट्टी करवा के ले चलो। हम बीच में उनसे डॉक्टर से केस सुन के छुट्टी करा के ले आए थे। घर में लाए, 3-4 दिन तक तो सही रही, चौथे दिन के अंदर इनकी फिर हालत ख़राब होने लगी। फिर हमने कहा क्या करें फिर, तो फिर हम पंथ ले गए दोबारा। अब पंथ लेगा, रात के टाइम लेगा तो ऐसे बजे 2-2:30 का टाइम था। पंथ लेगा तो पंथ वालों ने ये कह दिया कि सुबह OPD में लेकर आना इन्हें, इस टाइम पे अब कोरोना वाले चल रहा है, कोरोना वाले चल रहा OPD में लेकर। अब रात को हम फिर वापसी घर लिया है, घर लाया तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही। डॉक्टर को दिखाया कि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन लाओ। सब ऑक्सीजन के चक्कर में लग गए।
ढूंढने के लिए, कोई कहीं जा रही है, कोई कहीं जा रही है, कोई कहीं जा रही है। सुबह तक 11:30 या 12 बजे तक उनका नंबर एक भाई का मेरा आने वाला था ऑक्सीजन लेने का। तो जब तक उसका नंबर आया था उसके एक आदमी पहले ही उनका देहांत हो गया। बस इस टाइम मेरा जो मामला बड़ा ख़राब चल रहा है। वो थी माशाल्लाह, घर के गृहस्थी सब चलती थी, बच्चों को संभालती थी, मेरे 3 बच्चे हैं, बच्चों को भी संभालती थी, ट्यूशन भी देती थी अपने बच्चों को, परवरिश भी अच्छी खासी सही चल रही थी। अब आन के मेरा घर टूट गया है बिल्कुल बुरी तरह। अब डिस्पेंसरी में काम करती, डिस्पेंसरी वालों ने कोई मतलब वो सहूलियत नहीं दी है। किसी ने यही नहीं पूछा कि किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या नहीं है। मरने के बाद अब मुझसे कह रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन भी था, हमारे पास ये भी था, हमारे पास वो भी था। अब वो जब तुम्हें देना ही था, बताने था, तो तुम पहले ही बता सकते थे कि हमारे पास है। हमें फ़ोन करके कहते ना, या तुम पूछ भी लेते। जब तुम उनसे काम के बारे में पूछ रही हो, कह रहे हो कि मतलब ये पर्चा जमा कराओ, वो पर्चा जमा कराओ, तो तुम ये भी तो कह सकते हो कुछ चीज़ की परेशानी तो हम उनसे ले लो, हम आपकी सहूलियत कर देते हैं। हम ऑक्सीजन के चक्कर में रातों को बस सब बहन भाई भागते फिरे, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। तो उस दौरान मतलब आप कहाँ कहाँ जाते थे ऑक्सीजन के लिए? जैसे कि हमारी पुरानी दिल्ली के अंदर तुरहमान गेट पे था, काली मस्जिद की तरफ था, 4-5 जगह गए, और इधर क्या नाम है बस अड्डे की तरफ गए। सब भाई मतलब चारों जगह बढ़ गए थे ऑक्सीजन के चक्कर में। पहले तो सिलेंडर का ढूंढना भारी पड़ लिया था, सिलेंडर भी तो चाहिए था ना, तो सिलेंडर का ढूंढना भारी पड़ा। एक सिलेंडर लिया, फिर उसकी मशीन खरीदवाई, वो तो मशीन लगती, मशीन नहीं मिल रही थी, मशीन खरीदी, मशीन भी बहुत महंगी मिली, 4,500 रुपये की मशीन मिली। ऊपर की मशीन खरीदवाई, फिर उसको लेके गए सिलेंडर के लिए भरवाने के लिए। कहानी तो बहुत लंबी है, बस किस तरह बताऊँ, मेरे तो अंदर से बस दिल भी रो रहा है। इस टाइम मेरी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि मेरी गृहस्थी को वही चलाते थे, वही सब काम करते थे। इस टाइम मेरा घर का सारा ही निज़ाम बिगड़ा पड़ा हुआ है। मेरे को कभी उन्होंने मुझे कोई परेशानी नहीं होने दी जीते जी। मुझे कभी ये नहीं पता चला कि सब्ज़ी क्या भाव आ रही है, दाल क्या भाव आ रही है, कभी भी मुझे फ़र्क नहीं पता चला। पता हम तो हफ्ते वाले दिन जो कमा के लाते थे वो उनको दे करते थे, वो अपने उससे अपना दाल पानी जो भी चलाती थी वो करती थी सारे काम। लेकिन अब उनके जाने के बाद अब मुझे पता चल गया है कि कौन सी चीज़ क्या भाव आ रही है, किस तरह आ रही है। अब मैं डिस्पेंसरी भी इनकी गया था, मैंने कहा कुछ मेरे बच्चों के लिए या किसी के लिए कोई हो मदद या कोई बात हो, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कुछ नहीं बताया। खाली उन्होंने अपना सारा सामान मंगा लिया, कह लगा फ़ोन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। मैंने जो इनका सामान रखा हुआ था आशा वर्कर का, वो मैंने उनको वापसी दे दिया है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई मुझे वहाँ से सहूलियत नहीं मिल पाई है, कुछ भी नहीं मिल पाया है। दिल्ली सरकार बोली थी कि सारे फ्रंटलाइन वर्कर जिनकी डेथ होती है उनको 1 करोड़ रुपए देंगे। कुछ दिल्ली सरकार की तरफ से आपने कोशिश की या कोई आसपास में कोई आया आपसे बात करना इस बारे में? जी, इस बारे में तो ऐसा है, मेरे तो भी कोई बात हुई नहीं थी। मैं तो मुझे थोड़ा अनपढ़ आदमी, मुझे पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं। मैं सीधे डिस्पेंसरी पे ही गया था इनके, तो उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ तो नहीं 50,000 मिलेंगे। मैंने चलो जो भी कुछ मिलेगा बच्चों के लिए मिल जाएगा। अब वो बाद में कहने लगे कि पर्चे हमने ऊपर पहुँचा रखे हैं और ये कर रखे हैं, और उधर पंथ के अंदर उन्होंने बायोडाटा देखा होगा, उसमें कंप्यूटर के अंदर उसमें उनका बायोडाटा नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ मेरे बच्चों के लिए कुछ हो जाए, जो अपने बच्चे छोटे छोटे छोड़ के गई है उनके लिए कुछ हो जाए। उन बच्चों के लिए करना चाहता हूँ बस, जो उसकी अरमान थे कि अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना था, उसे बच्चे को इंजीनियर बनाने की कोशिश थी उसकी, कि चलो, क्योंकि वो भी डॉक्टर लाइन में ही घुसी थी, तो काम जब अच्छा लग रहा तो सामने वाला भी कहेगा कि मैं इसको काम में अच्छा कराऊँ उसे। इसलिए मैंने भी ज़्यादा तवज्जो नहीं, मैंने ठीक है आप जो सा कर रहा हो ठीक है, कि आपको मालूम है आपकी लाइन की क्या अहमियत है क्या नहीं, आप सही कर रहा हो, मुझे अपने काम की मालूम है, इसलिए मैं अपने काम में लगा था। लेकिन ये कुल मिला गृहस्थी हमारी खुशहाल थी, बहुत बढ़िया चल रही थी सब कुछ। लेकिन अब अचानक एकदम आन के ना वो मामला ख़राब हो गया। अब मैं इतना परेशान हो गया बहुत ज़्यादा। आप मेरा घर भी अगर देखोगे तो खाली खाली पड़ा हुआ बिल्कुल ही, उसके बाद सूना सूना, बच्चों का भी दिल नहीं लग रहा, रोते हैं रातों को अम्मा अम्मा के लिए। अब मैंने उनको अपनी मौसी क्या भेज रखा है, अपनी मौसी क्या गए हुए, बहुत परेशानी है मुझे। और अभी तक कोई डिस्पेंसरी ये भी नहीं आया, कोई चीज़ की ज़रूरत हो, कोई परेशानी हो, किसी चीज़ की दवाई की, किसी कोई हो, किसी का कोई मतलब फ़ोन ना फ़ोन कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, सरकार हमेशा बहुत क्रेडिट देती है
इसमें काम करने वालों को कि आप कोरोना योद्धा हैं, अगर मौत हो जाती है तो आप शहीद हैं, लेकिन अब जब जिसके घर में मौत हो गई है उसको तो फिर कोई देखने भी नहीं आता है, कैसे देखते हैं इसको? जो सरकार कह रही है बिल्कुल ओपिनियन कह रही है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है वो। अगर होता कोई तो मुझसे पूछता उनके, कोई तो मुझे दिलासा देता उनके कि ये कहता हुआ चलो हम तुम्हारे साथ हैं या कोई बात है। किसी ने कुछ भी नहीं करा और मैं तो खुद ही जा के पूछ रहा हूँ कि कुछ हो सकता है इसके लिए या नहीं हो सकता। बहनों ने कहा जो इसने काम करा था वो सैलरी के पैसे आ जाएंगे, वो भी अभी मैं बैंक में गया ही नहीं पूछने की नहीं कि सैलरी के पैसे आए या नहीं आया, अभी कुछ भी करने नहीं गया कि मेरा मन ही नहीं लग रहा, कुछ काम मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, बिल्कुल अजीब सी एक कैफियत सी हो गई। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के लिए कुछ हो जाए, जो वो उसके अरमान थे पढ़ाने के, मैं उनको पढ़ा सकूँ, बस कुछ इस तरह की मदद हो जाए कि मैं उनको पढ़ा सकूँ, उसके अरमान पूरे कर सकूँ बच्चों के। जैसे वो डॉक्टर बनाना बिटिया को चाहती थी, बच्चे को इंजीनियर के हिसाब से बनाना चाहती थी, वो मैं करा सकूं, बस इतनी मेरी इल्तिजा है, इतना काम हो जाए मेरा। बाकी तो मेरा तो अब अल्लाह ही मालिक है, ऊपर वाला ही मालिक है, मेरा जो होगा। जिसके होता है वही जानता है भाई, जिसकी जाता है ना उसी को पता होती है। इस टाइम आप मुझसे पूछ रहा हो, जब बच्चे आपसे पूछते हैं तो मतलब आप क्या उनसे कहते हैं? दिलासा देना पड़ता है, खुद अंदर का भी दिल रोता है। अफसोस इसी चीज़ का होता है, काश मेरे साथ होती तो कुछ होता। बच्चों को संभालना, बच्चों को देखना, सब काम करना मेरे बस की तो है नहीं, वो कर लिया करती थी। मैं बिल्कुल ही टूट गया हूँ उसके बगैर, बहुत मामला ख़राब हो गया। थोड़ी सी सहूलियत भी मिल जाए कहीं से तो बहुत मेरे लिए फ़ायदा हो जाएगा। इस टाइम हालत बड़ी मेरे, मैं बयान नहीं कर सकता। मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता। बच्चे वहाँ से फ़ोन करते होंगे अगर वहाँ हो तो? जी हाँ, आज जाता मैं उनके पास, थोड़ा सा रुक गया था मैं आज जाता 4-5 बजे चले जाऊँगा लेने के लिए उनको, फिर लेकर आऊँगा। घर भी खाली खाली सा लग रहा है, उम्र भी ज़्यादा नहीं है बच्चों की भी, बच्चे भी थोड़े छोटे थे। सबसे बड़ी 14 साल की बच्ची है मेरी, ये थोड़ा सा छोटा है 10 साल का है, 8 साल का है बच्चा। स्कूल तो यूँ छोड़ो इसकी कोरोना की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा है बच्चे, बड़ी परेशानी हो रही थी। सब यही चाहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, बस कम से कम बच्चों के लिए कुछ। जी, बस इतना ही चाहता हूँ। बस मैं जो होना था वो तो ऊपर वाले ने कर दिया जो करना था, बस मैं अब दिल्ली सरकार से इनसे यही चाहता हूँ कि बच्चों के लिए कुछ हो सके, उनकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, कुछ कर दे तो। क्योंकि मैं भी सर्विस करता हूँ, 500 रुपये रोज़ के अंदर मैं कितना कर लूँगा, क्या कर लूँगा, खाऊँगा या इन्हें पढ़ाऊँगा, क्या करूँगा मैं। जिस दिन नहीं जाओ उस दिन मेरी सैलरी कट जाती है, इसलिए मुझे छुट्टी नहीं करनी पड़ती, मुझे जाना पड़ता है। जब ये सर्विस कर रही थी थोड़ा बहुत ये उसका कोऑपरेट कर लिया करती थी, यूँ थोड़ी सी गृहस्थी मेरी चल जाया करती थी कि चलो ये कर रही हैं, 2 पैसे इनके पास से भी आ रहा है, 2 मैं दे रही हूँ, 4 पैसों से मेरा काम घर की गृहस्थी चल रही है। अब बिल्कुल ही अकेला हो गया, मैं बिल्कुल ही टूट गया। मैंने आपसे कहा ना, मुझे नहीं मालूम था कि दाल क्या भाव आ रही है, आटा क्या भाव आ रही है। आज मुझे पता चल गया कि आज ये क्या चीज़ क्या भाव आ रही है, क्योंकि अब मुझे लाना पड़ लिया, ख़रीदना पड़ लिया, तो मुझे परेशानी हो रही है। बच्चों को ट्यूशन भेजना, उसको पढ़ाना, कितनी प्रॉब्लम हो रही है मैं ही जानता हूँ। बहुत मामला बड़ा ख़राब है मेरा। वही कोविड वॉरियर जिनको सरकारें सारा श्रेय देती हैं, जब उनकी मौत हो जाती है तो उन्हें शहीद बताती है,
जितनी भी तरह से उन्हें ग्लोरीफाई किया जा सकता है सरकारें लगातार करती है, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या असल में वो चीज़ें वो कर पाती है जो इनके लिए किया जाना चाहिए। नूरमा नाज जी के हस्बैंड रज़ाकीन जी हमें ये बताते हैं कि अभी तक किसी भी तरह की कोई मदद इनके पास नहीं पहुंची है। कोई इनसे पूछने तक नहीं आया कि कैसे इनका गुजारा चल रहा है। अब इनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका देखभाल से लेके सारी चीज़ें अब इन्हीं को करनी पड़ेगी। ये दिन का 500 रुपये कमाते हैं और जिस दिन नहीं काम पर जाते हैं उस दिन इनकी सैलरी काट ली जाती है। तो इसी बीच में अब इनका पूरा जीवन है। अब ये एक गंभीर विषय है कि किस तरह से जिनको हम लगातार ग्लोरीफाई करते हैं, जो सबसे ज़्यादा मुश्किलों में रहते हुए, चाहे वो केस कम हो या बढ़ जाए, हमारे बीच रहते हैं और इस कोविड को हराने में सबसे ज़्यादा जिनका रोल है, उनके लिए क्या किया जा सकता है। तो सरकारों को ऐसी फैमिलीज़ की तरफ एक बार देखना चाहिए और जितना कुछ भी उनके लिए बेहतर किया जा सकता है, एक कोशिश तो कम से कम करनी चाहिए। मोजो स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश, मुस्तफ़ाबाद, दिल्ली से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.